वेलकम टू ज़ारा क्लोन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स पीवाईक्यू की सीरीज में। आज की वीडियो में 29 जून 2025 शिफ्ट 1 के पेपर को हम सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखा जाए कि 29 जून 2025 शिफ्ट 1 के पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे और उन सवालों को सॉल्व करने की क्या हमारी राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये जो पेपर हमने लिया है कोड नंबर 44 जर्मन के पेपर से लिया है। तो आज के दिन जितने भी पेपर रहे होंगे सब के पेपर 1 समान रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। एक टेबल दिख रहा है, इस टेबल में 2 मुख्य एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक तो हेड दिख रहा है, दूसरा एक्सपेंसेस दिख रहा है। मतलब कि हेड का मतलब ये है कि भाई पर्टिकुलर किस-किस फील्ड में हमने अपने एक्सपेंसेस को किया है। तो टेंट, साउंड, इन्विटेशन, लाइटिंग, फूड एंड पोस्टर मेकिंग, देन एक्सपेंसेस का परसेंटेज आपको दिया गया है। बस इतना ही डाटा है। कोई एक कल्चरल कॉलेज में प्रोग्राम होता है तो उससे संबंधित जो विभिन्न खर्चे हुए हैं उनको विभिन्न कैटेगरी में दिखलाया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू है तो फटाफट शायद हो जाना चाहिए। लिखा है यदि कॉलेज द्वारा टेंट सामग्री के लिए 41,200 का भुगतान किया गया तो खाद्य मद में कितनी धनराशि अदायगी होगी। ठीक है, तो कह रहा है कॉलेज टेंट सामग्री कहाँ है जरा ढूंढो। तो टेंट सामग्री यहाँ है। कह रहा है इसके लिए भाई मतलब कि 41,200 रुपये। कहने का मतलब ये है कि 20% की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने 41,200 दे रखी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई लगभग खाद्य मद में मतलब कि फूड में हमने कितना खर्चा किया है। तो मतलब अगर 20% की वैल्यू 41,200 है तो 25 की वैल्यू में निकालने में कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप इसको ऐसे कैंसिल आउट कर लो, 5 बचे 25 होता है, 5 चौका 20 होता है, तो 4 एक के 4 होगा, 4 तिहाई 12 होगा, डबल जीरो चला गया। ठीक है, अब इसको तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर लो, 50 5 तिहाई 15 होता है और 5 इक्के 5 होता है 51, 500 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो कहने का मतलब 20 की वैल्यू अगर इतनी है तो 25 की वैल्यू कितनी आएगी। इसको तो हमने कंपैरिजन करना आपको बहुत पहले ही सिखला दिया था तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है यदि प्रकाश के लिए भुगतान की गई, प्रकाश मतलब लाइटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए भुगतान की गई राशि कितनी है, 24,690 है। तो टेंट सामग्री और पोस्टर निर्माण, तो 20% की वैल्यू फिर से हमको दी गई है। 20 की वैल्यू कितनी इस बार दी गई है, 24,690 दी गई है। तो कह रहा है कि भाई किसके किसके टेंट और पोस्टर, टेंट का कितना है 20 है और पोस्टर का कितना है 30 है। तो उस बार 25 की वैल्यू हमने निकाला था, 25 की निकाला था, इस बार हमें 30 की निकालना है। तो 24,690 संख्या दी गई है, 24,690 संख्या दी गई। 10 तिहाई 30 कर दो, 10 दूना 20 कर दो, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 का 1 टाइम, 2 का 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम प्लस 5 टाइम, 1 2 3 4 5 जा रहा है। मल्टीप्लाई कर लो, 3 पचे 15 होता है, 3 चौक 12, एक 13 होता है और 3 तिक्का 9, एक 10 होता है, 3 दूना 6, एक 7 होता है, 3 इक्के 3, 35,035 इसका राइट आंसर है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, फटाफट हो जाएगा। कह रहा है यदि कुल व्यय की गई धनराशि कितनी है, 43,000 है। इसका मतलब 100% की वैल्यू इसने दे रहा है। कितना दे रहा है, 43,000 दे रहा है। तो कह रहा है कि सर्वाधिक भुगतान करने वाली मद, सर्वाधिक और खर्च कर रहा है भाई, ये 25% कर रहा है। और दो निम्नतम भुगतान करने वाली, दो निम्नतम कौन है, ये 10% है और ये 10% है। कि धनराशियों के बीच में अंतर क्या है। तो पहले हम 25% की 100 की वैल्यू अगर इतनी है तो हम 25 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। डबल जीरो से डबल जीरो चला गया तो बचा 430 में अगर हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 430 में अगर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,750 बन के आएगा। तो बाकी अब 10 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ से 10 का गुणा करोगे 430 में तो ये 43,443 बन जाएगा। फिर मतलब 10-10 अलग-अलग है ना, तो चाहे 20% का इकट्ठे निकाल लो तो ये 8600 बन गया और ये 10,750 है। दोनों को आपस में घटाओगे तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो नहीं बननी चाहिए, 10,750 है और ये तो बनेगी नहीं 8600, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, 2150 ही बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यदि टेंट सामग्री और प्रकाश के लिए, टेंट यहाँ पर है और लाइटिंग के लिए यहाँ पर है कि संयुक्त राशि कितनी, 24,690 मतलब 20% और 20%, 40% की जो वैल्यू दे रखी है 24,690 दे रखी है। तो इसने कह रहा है कि खाद्य और साउंड सिस्टम, कहने का मतलब साउंड सिस्टम यहाँ पे है, फूड यहाँ पे है, 25 15 40, अच्छा 40 की वैल्यू दी है, फिर से 40 की वैल्यू पूछ रही है तो क्या हुई, कुछ नहीं करना है। 24,690 ऐसे सवाल आए तो क्या बात हुआ, शायद हिस्ट्री का पेपर था ना। जर्मन के अलावा किसका पेपर था, हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री वाले को मजा आ गया होगा। नेक्स्ट टर्न है, यदि हम मान ले कि इवेंट पर कुल व्यय कितना था, 67,880, मतलब 100% की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है कि 67,880 है कुल खर्च है। ठीक है, अरे गजब का पावर मार रहा है। तो कितना है, 67,880 है। तो कह रहा है कि कुल इतना था। खाद्य और पोस्टर, खाद्य कहाँ है भाई, खाद्य
फूड है और पोस्टर है, मतलब 30% की वैल्यू निकालनी है। तो आप चाहे तो आराम से ऊपर नीचे काट कर लो, 5 का रहा ना। तो यदि हम मान लें कि इवेंट आयोजन पर कुल कितना है 67,880 था, तो खाद्य और पोस्टर निर्माण के मद पर व्यय का अंतर आपको बतलाना है। ठीक है, व्यय का मतलब किस पे, खाद्य पर और पोस्टर, मतलब 20 की वैल्यू निकालनी है और 10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक तो ऐसे चाहे देख लो, इसको कैंसिल आउट कर लो, 20 इक्के 20 होता है, 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, तो अब 5 से ले जाओ इसको, 5 इक्के 5 होगा, 5 तिहाई 15 होगा, 5 पचे 25 होगा। गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? 1 मिनट, कितना कह रहा है भाई? 100 की वैल्यू कितनी है? 67,880 है। 100 की वैल्यू 67,880 है। तो भूड पे कितना खर्च हुआ? अच्छा 25 हुआ है, तभी तो 25 इक्के 25 है, 25 चौका 100 है, तो 4 इक्के 4 जाएगा, 2 बचेगा, 4 छंग 24 जाएगा, और 4 छंग 24, 4 इक्के 4 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा कितना? 28, 4 छंग 24 जाएगा, फिर 28 4 बच जाएगा ना। 28 नहीं, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 जा सकता है ना, तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं कुछ, 1 मिनट। 100 की वैल्यू कितनी है? 68, 67 है, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। 100 की वैल्यू कितनी है? 67 है, 880 है। ठीक है, और 25% की पहले वैल्यू निकालनी है, कहने मतलब कि फूड की वैल्यू निकालनी है। 25 इक्के 25, 25 चौका 100 होगा, तो 4 इक्के जाएगा, फिर दो दो बचेगा, 27 हो जाएगा, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 नवाई 36 हो जाएगा, 4 9 36 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बन गया। तो अब 25 की वैल्यू आपको कितनी, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई? 16,970 बन गई। किसकी? परसेंट की वैल्यू इतनी की हो गई। अब अगर 25 की वैल्यू इतनी है, 25 की वैल्यू 16,970 है, तो हमें 10% की वैल्यू पोस्टर मेकिंग ही निकालना है। 10% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, तो 5 दूना से इसको कैंसिल कर लो, 5 दूना 10 होता है, 5 पचे 25 होता है, इसको कैंसिल आउट करके निकालोगे, तो जो वैल्यू बन के आएगी वो 67,888 बन के आएगी। ठीक है, 67,888 बन के आएगी। तो 16,970 और 67,888 को आपस में जब घटाओगे, तो आपको 10,182 बन के आ जाएगा। कितना? 10,182। साफ साफ दिख रहा है कि इतना ही बन के आएगा। 10 में 60 गए दो, और किसी में है ही नहीं विकल्प। ठीक है, तो 10,182 आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 6 की तरफ चलते हैं। लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिसर्चर डज नॉट मेंटेन रिसर्च एथिक्स। ठीक है, तो कह रहा है भाई रिसर्चर डज नॉट मेंटेन रिसर्च एथिक्स, कौन सी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज होगी जिससे रिसर्च एथिक्स मेंटेन नहीं होगा। कन्वर्ट इंटरवल स्केल इनटू ऑर्डिनल स्केल, ये तो भाई नॉर्मल बात है भाई, कन्वर्जन की आवश्यकता है, तो कन्वर्ट कर रहे थे, एथिक्स का बीच में तो आ ही नहीं रहा है। डज नॉट डिसिमिनेट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, अगर हम अपने निष्कर्षों को प्रसार नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एथिक्स के अंतर्गत नहीं आएगा। शेयर कॉन्फिडेंस इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट विथ अदर्स, अगर हम किसी सब्जेक्ट की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हम उसको क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। हमको बोला गया नहीं करने को, हम कर रहे हैं शेयर, तो ये भाई उसके अंतर्गत आएगा कि भाई हम इथिक्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो थर्ड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ मेजरमेंट आर गिवन टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, अरेंज द लोअर लेवल स्केल ऑफ द मेजरमेंट इन्वॉल्व इन द हायर लेवल। ठीक है, तो लोअर लेवल आपका कौन सा है? लोअर लेवल तो आपका नॉमिनल स्केल है, और जो हायर लेवल कौन सा है? हायर लेवल आपका रेशियो स्केल है ना। तो रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो लोअर आपका नॉमिनल है, हायर आपका रेशियो है। चलो देखना शुरू करो। हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द मेजर्ड इन द सेंटीमीटर, हाइट किस प्रकार का डाटा? हाइट आपका रेशियो वाला डाटा है ना। किस, कौन सा डाटा है? रेशियो वाला डाटा है, मतलब ए तो लास्ट में आएगा। ए अगर लास्ट में आएगा तो ये देखो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब भाई लोअर से हायर चलना है, तो ए तो सबसे लास्ट में आएगा, तो उत्तर ही क्लियर हो गया। अब देखो पहले पे कौन आ रहा है? तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर द काउंटेड इन द पर्टिकुलर कॉलेज, मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है अलग अलग कॉलेज में, उसको काउंट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से क्या होगा? ये नॉमिनल है, यहाँ पे कैटेगरी तैयार होगी, कॉलेज 1 में इतने हैं, कॉलेज बी में इतने हैं। ठीक है, उसके बाद सी है, देखो स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म अबाउट दियर रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब रैंक देखा जा रहा है। जैसे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे के आपस में पोजीशन देखी जा रही है कि इनकी पोजीशन कौन सी होंगी सिंगिंग कंपटीशन के आधार पे। ठीक है, तो ये रैंक वाली बात हो गई। दूसरा, मार्क्स गिवन इन द स्टूडेंट्स आफ्टर असेसिंग देयर आंसर बुक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। भाई इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स का असेसिंग मतलब असेसमेंट किया गया है, मार्क्स बच्चों को दिया गया है। जब मार्क्स दिया गया है, तो भाई उसका कोई एक टोटल पूर्णांक हो, तो टोटल पूर्णांक के सापेक्ष दिया होगा। तो मान लीजिए 50 है, तो 1 नंबर और 2 नंबर और 3 बीच, मतलब 1 के बीच में जो गैप है, 2 के बीच में जो गैप है वो समान है। या अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 1%, 2%, 3% गैप समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इंटरवल स्केल हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा
ये हो गया, ठीक है, चौथा ये हो गया डी सी बी, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। लेवल ऑफ मेजरमेंट हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो सबसे हाईएस्ट आपका जो लेवल है रेशियो है, देन इंटरवल है, देन ऑर्डिनल है एंड नॉमिनल है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस तो आपने देख लिया। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस फार्मुलेशन, जब आप हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करते हो तो क्या सोर्सेज आपके माइंड में होता है या कैसे आप उसको पहचानोगे। कह रहा है सैम्पलिंग मेथड यूज टू रिसर्च, भाई हाइपोथेसिस आप फार्मुलेट कर रहे हो जब आपने अपना टॉपिक का चयन कर लिया है, अपने इंट्रो वाला काम कुल मिला के कर लिया है, अब आप क्या बना रहे हो, अपने ऑब्जेक्टिव बनाए हो, रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हो, हाइपोथेसिस बना रहे हो। यहाँ तक तो हम सैम्पलिंग मेथड तक तो नहीं जा रहे हैं, मतलब सैम्पलिंग मेथड तक तो हम नहीं जा रहे। सैम्पलिंग मेथड की बात तब आएगी जब हम डाटा कलेक्ट करने जाएंगे, छोड़ो। रिपोर्ट ऑफ द अर्लियर रिसर्च, हाँ अपने जो टॉपिक हमने चूज किया है उससे संबंधित जो अर्लियर रिसर्चेज हुई हैं भाई उसको हम कंसिडर करेंगे। बिलीव्स प्रिवेलिंग ऑन द एरिया ऑफ द सिलेक्टेड प्रॉब्लम, जिस एरिया की हमारी प्रॉब्लम है उस पर क्या बिलीफ है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर इन द एरिया ऑफ द सिलेक्टेड प्रॉब्लम, भाई इसके पहले जो उस एरिया पे या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के एरिया पे अन्य रिसर्चर ने जो काम किया है उनका क्या एक्सपीरियंस है, हम उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बी सी डी टाइप ऑफ पॉपुलेशन कोई रोल नहीं निभाएगा कि हम हाइपोथेसिस का फार्मूलेशन किस आधार पे करेंगे, या पॉपुलेशन के आधार पे हम हाइपोथेसिस का फार्मूलेशन नहीं करने वाले हैं। तो बी सी डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब इससे सरल क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को मेथड्स को हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरे को बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग तो आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, परपजीव आपका नॉन है, कोटा भी आपका, कोटा आपका वो है क्या नाम, हाँ कोटा आपका नॉन है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम, ये तो रैंडम सैंपलिंग है, बाकी स्नोबॉल आपका नॉन है। कल बी सी ई आपका राइट आंसर, बी सी आपका राइट आंसर। ये देखिए टेबल मैंने इंक्लूड कर दिया है, स्क्रीनशॉट मन करे तो ले लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, और क्लस्टर के अंतर्गत मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग आती है। देन आप अगर नॉन प्रोबेबिलिटी जाओगे, कन्वीनियंस, जजमेंटल सैंपलिंग, इसी को डेलिब्रेट सैंपलिंग भी बोला जाता है और इसी को परपेचुअल सैंपलिंग भी बोला जाता है। तो नेम अंतर करके सवाल पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। जजमेंटल को ही डेलिब्रेट और परपेचुअल सैंपलिंग बोलते हैं। कोटा कोटा और कोटा और इंटेंशनल सैंपलिंग, डायमेंस, अच्छा हाँ ठीक है, और डायमेंशनल सैंपलिंग है, बाकी स्नोबॉल सैंपलिंग है, बाकी स्नोबॉल सैंपलिंग है, ठीक है। इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो आपका बी सी ई राइट आंसर बन जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम है और टाइप्स ऑफ द रिसर्च है। तो अब डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी मतलब एक्शन है, क्वालिटेटिव है और आपका फंडामेंटल है और अप्लाइड है। तो देखो कंसीडर करो, एक्शन तो बहुत तेज पकड़ते हो सब लोग, फंडामेंटल सबसे अच्छे से पकड़ा जाएगा, इसमें थ्योरी बनती है। तो थ्योरी कहाँ बन रही है, देखो यहाँ पे बन रही है, मतलब कि ए का तो थर्ड जाएगा, ए का थर्ड जाएगा तो इल्यूमिनेट करो, दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, अब बच रहा ए का थर्ड, बी का फोर होगा कि बी का सेकंड होगा। तो बी का जो होता है कंपेरिजन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू टीचिंग मेथड्स ऑन द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। अब बी का फोर होगा कि बी का सेकंड होगा, बी का सेकंड तो नहीं होगा, बी का फोर ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, अप्लाइड अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ द रीजन टू लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उनके कमिटमेंट लैक हो रहे हैं। तो हम जब पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई रिसर्च करते हैं, जैसे कॉलेज में, कक्षा में वगैरह में करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं अन्यत्र जगह, वहां पे एक्शन रिसर्च आती है। तो मतलब सी का तो फर्स्ट जाएगा। और स्टडी ऑफ द एजुकेशनल थॉट्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्पीच ऑफ द सोशल रिफॉर्मर, ये आपका क्वालिटेटिव चला जाएगा, कौन सा क्वालिटेटिव चल जाएगा। तो फर्स्ट वाला विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप इल्यूमिनेट करना सीखो, ठीक है। Which of the following articles Indian Constitution is related to right of minorities of the established and administer एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये सवाल कल भी के पेपर में था, आर्टिकल 30 इसका राइट आंसर है भाई। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार देता है कौन, आर्टिकल 30 है। बाकी ई भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, 21A है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। 30 तो देख ही लिया। 350 से मदर टंग से संबंधित है प्राइमरी लेवल पे, 30 आपका देखेंगे तो वो तो हो गया। 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ द स्पीच ऑफ द एक्सप्रेशन है, इसी में आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी में आता है, तो नोट कर लीजिएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। 21 आपका राइट टू लाइफ है, 28 आपका धार्मिक शिक्षा से संबंधित है और 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण करने के लिए है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। इट इज सेड दैट तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज द नेम्ड आफ्टर तक्षसन, ठीक है। तो ये जो तक्ष थे वो किसके नाम पे थे, तो कुल मिला के आप सभी को पता होगा, ये भरत मतलब रामायण के राम के अनुज भरत के ये कौन थे,
पुत्र थे, भरत के 2 पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। तो तक्ष के नाम पे तक्षशिला पड़ा हुआ था, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन क्रोनोलॉजिकली एज पर द ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो 1922 है, ऐसे याद करिए आप लोग भी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में है। आईआईएससी का तो शायद 1909 है, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969 है। तो इस हिसाब से 1922 कैसे कह रहा है, ये अरेंजमेंट कैसे करना है क्रोनोलॉजिकली इनके स्थापना के आधार पे। तो सबसे पहले आपका सी से शुरुआत होगी, तो 2 ठो ऐसे कट गया, तो पहले सी आएगा, फिर 1909 के बाद 16 आएगा, मतलब सी भी आएगा। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1909 आपका आईआईएससी, बीएचयू 1922 और 1969 जेएनयू, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी कब है, 1920, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पोस्ट वेडिक एजुकेशन। पोस्ट वेडिक एजुकेशन के बारे में आपको सही चुनना है। तो कह रहा है कि पोस्ट वेडिक एजुकेशन वाज नॉट मीन ओनली फॉर द सेक ऑफ द एजुकेशन, इट वाज फॉर द सेक ऑफ द लाइफ। मतलब कि ये जीवन के लिए शिक्षा थी। कुल मिला के वैदिक शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि वो लाइफ के लिए थी, ठीक है। तो इट वाज सेक ऑफ द लाइफ। सेल्फ स्टडी वाज द एम्फेसाइज्ड, बिल्कुल सही है। उपनिषद आर द नोन एज पराविद्या, ठीक तो लग रहा है। द स्टूडेंट हु स्टडीज 3 वेदास वाज कॉल्ड वैद्या। जो 3 वेद पढ़ते हैं उनको त्रिवेदी बोला जाता था यार। इनको तो त्रिवेदी, जो दुवेद पढ़ते थे द्विवेदी, जो दुवेद पढ़ते थे उनको द्विवेदी। जो आप त्रिवेदी, त्रिवेदी सुने होंगे कास्ट का नाम त्रिवेदी, और एक होते हैं द्विवेदी, और एक होते हैं चतुर्वेदी, ठीक है। तो ये 4 वेद जानने वाले, द्विवेद जानने वाले और 3 वेद जानने वाले, तो ये गलत है बात। बाकी उपनिषद आर द कंसिडर्ड टू बी अबव ऑल काइंड्स ऑफ द मटेरियल नॉलेज। तो सभी प्रकार के भौतिक ज्ञान के ऊपर माना जाता, ठीक है। स्वाध्याय पर बल था, पराविद्या के रूप में जाना जाता था। बस डी वाला गलत है, तो 4 विकल्प आपको चूज ही करने हैं। ए बी सी ई आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है लिस्ट 1 है लैंग्वेज है, और लिस्ट 2 है ईयर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द 8th शेड्यूल, मतलब 8th शेड्यूल है, मतलब कि जो 8th शेड्यूल है उसमें कुल 22 लैंग्वेज एड ऑन है इस समय, 22 लैंग्वेज एड ऑन है इस समय, ठीक है। तो अब उसके आधार पे आपको क्या करना है, आपको मैच कराना है। बोडो है, पंजाबी है, सिंधी है, नेपाली। देखो ये क्लू छोड़ के गया है इसमें। जो पंजाबी है ये 1950 में ही शामिल हुई थी, जब देश आजाद हुआ था, और जब लैंग्वेजेस को शामिल किया जा रहा था तो पंजाबी लैंग्वेज को शुरुआत में ही शामिल किया गया था। तो बी का फर्स्ट होगा, और बी का फर्स्ट देखिए आपके 2 नंबर कंफर्म करा देगा, ठीक है। बाकी सबको तो सब याद नहीं, या कुछ लोगों को, जो लोग सिविल वगैरह की तैयारी करते होंगे या जिनका सिविक्स होगा शायद उनको याद हो ठीक से। तो ए का 4 है, बोडो 2003 में है, सिंधी आपका सिंधी का सेकंड है 1967 में है, और नेपाली ऐड हुई थी आपकी डी का थर्ड 1992 में। बाकी पंजाबी 1950 में है। मैंने लिस्ट एड ऑन कर दी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये सब है। सिंधी 1967 21 अमेंडमेंट में, कोंकणी मणिपुरी नेपाली ये 1992 के 71 वाले अमेंडमेंट में, बोडो डोगरी मैथिली एंड संथाली 2003 में 92 वाला अमेंडमेंट, ठीक है। तो टोटल कुल 22 लैंग्वेज 8th शेड्यूल में शामिल है। पहले 8th शेड्यूल था, बाद में बढ़ा के उसको कितना शेड्यूल बना दिया गया, 12 शेड्यूल अब कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिया गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर तो होता है, मान लो नौकरी अभी इस कंपनी में कर रहे हो, छोड़ के इस कंपनी में करके एक बार सब कुछ बदल गया, तो भाई कम्युनिकेशन में तो प्रॉब्लम आनी है, सिंपल सी बात है। तो कल्चरल है भाई, अभी आप तुम उत्तर प्रदेश में जॉब कर रहे थे, कल चल गए, तुम्हारी ट्रांसफरिंग हो गई चेन्नई में, अब पता लगा चेन्नई की जो तमिल भाषा है वो हमको समझ ही नहीं आ रही, तमिल में चल गए तो समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब बाकी लिंग्विस्टिक है, भाषा संबंधी प्रॉब्लम, ओ भाषा ही नहीं, अच्छा भाषा को एग्जाम्पल मैंने दे दिया। कल्चरल भाई यहाँ के कल्चर में वहाँ के कल्चर में अंतर है, तो ये भी बात है। तो पर्सनल को हम नहीं कर सकते, पर्सनल आएगा तो किसके अंतर्गत, वो फिजियोलॉजिकल के अंतर्गत आ सकता है। बाकी तो पर्सनल को हम कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो यूट्यूब तो है जिससे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और फेसबुक है, और ट्विटर भी है, जानते हो, खान एकेडमी, ये आपका आप एलएमएस बोल सकते हो, इसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं बोल सकते हो। तो यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है। कल में हमने आपको इसका ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट भी बताया था, या ईयर ऑफ लॉन्चिंग डेट भी बताई थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये 2004 था शायद, ये 2005 था शायद, और ये 2006 था शायद, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। तो फेसबुक 2004 में, यूट्यूब 2005 में, ठीक है, और ट्विटर 2006 में, मैं यहाँ उल्टा बोल गया तो इसको मत देखिएगा, 2006 में, और व्हाट्सएप 2009, इंस्टाग्राम 10, स्नैपचैट 11, लिंक्डइन 3, और पिंटरेस्ट 10, और टिकटॉक। पिंटरेस्ट तो नहीं पूछा जाएगा, स्नैपचैट भी हमें लग रहा है नहीं जल्दी आएगा। बाकी ये सब टिकटॉक तो आए हुए हैं, इंस्टाग्राम आता है,
बाकी आ भी सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएशन ऑफ म्यूजिक प्लेयर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है। मतलब कि ये जो डिवाइसेस दी गई इनको पास्ट से प्रेजेंट के रूप में आपको एडजस्ट करना है। रेडियो होगा कि ग्रामोफोन होगा, मेरे ख्याल से तो ग्रामोफोन होगा। डी होगा, उसके बाद सी होगा, डी होगा, सी होगा, फिर आपका हो जाएगा ऑडियो कैसेट आ जाएगा, फिर आपका सीडी आ जाएगी, फिर आपकी डीवीडी आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका ये वाला विकल्प, सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। तो ग्रामोफोन लगभग आपको 19 सेंचुरी में, रेडियो लगभग 20 सेंचुरी में, ऑडियो कैसेट 1960 के आसपास, सीडी 80 में और डीवीडी 1990 में ये भी आ सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी अचीव बाय द अडॉप्टिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन गेन करोगे? इंप्रूविंग द क्लैरिटी ऑफ द मैसेज ऑफ टू कम्युनिकेट, बिल्कुल सही बात है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट चैनल, सही माध्यम से भाई बातचीत करना। यूजिंग प्रॉपर इन्वायरमेंट ऑफ फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ये भी बहुत अच्छा है भाई। किसी गेस्ट को बुलाओ तो बढ़िया कमरा वमरा बनवाओ, एसी वगैरह लगवाओ, गर्मी वर्मी ना लगे तो शांति से खूब बैठ के बतियाओ, ठीक है। क्रिएटिंग एंजाइटी ऑफ द फियर ऑफ टू फैसिलिटेट टू कम्युनिकेशन, तो एंजाइटी रहेगी तब कम्युनिकेशन कहाँ अच्छा होगा। प्रोवाइडिंग ओवरलोड इन्फॉर्मेशन, भाई ओवरलोड काम रहेगा तो कहाँ से अच्छा होगा। तो ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। फिल्म फेयर, दैनिक जागरण, अच्छा इसको कौन भूलेगा। दैनिक जागरण कौन है? दैनिक जागरण तो आपके न्यूज़पेपर है। फिल्म फेयर कौन है? फिल्म फेयर भाई फिल्म फेयर को किसमें रखोगे? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग तो आपका क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो ये तो हो गई आपकी बुक हो गई। चाचा चौधरी तो कॉमिक्स है ना, हाँ ये तो यही है। बाकी बच रहा है फिल्म फेयर। फिल्म फेयर को मैगजीन की तरफ जाएगा, हाँ और कहाँ जाएगा आखिर। एक का थर्ड जा रहा है, ठीक है। फिल्म फेयर क्या है? एक मैगजीन है। और बाकी दैनिक जागरण गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की बुक है ये। चाचा चौधरी आपकी कॉमिक्स हो गई, बाकी सब तो हो ही गया। डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग इन लेटर सीरीज बी वाई डी। देखो यहाँ पे 2 है, 4 है, 25 है, ठीक है। 2 के बाद ये 5 है, वी मतलब 22 शायद है, हाँ 22 है। जे का मतलब आई जे 10 है, 8 है, एस टी 19 है, 16 है। के का मतलब आई जे के 9 10 11, पी का मतलब 16, वी का मतलब फिर से 22 है। तो कहने का मतलब 2 3 5 3 8, 8 3 11, 8 3 11 और 11 3 14, मतलब एन आएगा, एन आएगा। फिर ये है 26, ये है आपका 22, ये है 18, ये है 12, 12 नहीं यार 18 है ना, गड़बड़ कर दिया क्या। पी का मतलब 16 है। निकलेगा तो ये बनेगा कितना, कितना कितना जा रहा है। 26 था तो 22 आया, 22 था तो एस टी 3 दिन निकल रहा है ना, 26 3 25 था ना, ये 25 था, 3 3 निकल रहा है तो 16 में से 3 निकलेगा तो 13 आएगा ना, 13 एम आएगा। एन एम बी, एन एम बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, एन एम बी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट ऑन है। टू आइडेंटिकल कंटेनर्स है, दो समान बर्तनों पी और क्यू में क्रमशः 1:1, 3:1 के अनुपात में दूध और जल का मिश्रण है भरा है। पी और क्यू में किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि जिससे दूध और जल का अनुपात 5:4 हो जाए। देखो बहुत सिंपल है, इसको आप एलिगेशन से सॉल्व करो। देखो देखो 1:1 है ना, पी की वैल्यू अगर देखेंगे तो पी और पी में दूध और मिश्रण है, दूध मतलब पी वाला 1:1, तो दूध के गिर और मात्रा देखेंगे पी वाले कंटेनर में, ध्यान से देखिएगा। पी वाले कंटेनर में देखेंगे 1:1 में है, अर्थात यहाँ पे मिल्क कितना होगा, मिल्क कितना होगा 50% होगा भाई, 1:1 है। अब अगर क्यू वाले कंटेनर में मैं आया तो उसमें मैंने देखा रेशियो कितना है, 3:1 का है। तो कहने का मतलब कुल 4 वैल्यू है, 3 1 4, 4 में से 3 दूध है, 4 में से अगर 3 दूध है इसका मतलब है कि 75% दूध होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब फाइनल मिक्सचर, फाइनल जो आया है कितना आया है जल का अनुपात, जिससे निकाला जाए अनुपात, फाइनल में 5:4 आया है। अब 5 कुल 9 था, 9 में से 5 क्या है, दूध है। 9 में से अगर 5 दूध है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई कैसे आप निकालोगे, ये 5/9 बन जाएगा, 5/9 बन जाएगा। तो इसको भाग करके देखोगे तो ये 55 दशमलव कितना बन जाएगा, 56 बन जाएगा, 55.56 बन जाएगा। अब एलिगेशन लगा दो आप, 55.56, इधर 50, इधर 75, इसका डिफरेंस देखोगे तो कितना, हमारे ख्याल से 5.56, और इसका डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे जानते हो कितना आ जाएगा, 19.44। तो ये आया 19.44 और अनुपाते 5.56। 2 से चाहो तो भाग करके देख लो, जब भाग करके देखोगे तो आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी, 7:2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। मैंने क्या किया, पी वाले कंटेनर से मिल्क का परसेंटेज निकाला, क्यू वाले परसेंटेज से मैंने रेशियो से
क्यू की परसेंटेज निकाली, दूध का परसेंटेज निकाला, फाइनल में मैंने दूध का परसेंटेज निकाला। एक तरफ से हमें मिल्क की परसेंटेज पता हो गई। अब मैंने एलिगेशन लगाया, पहले कंटेनर में 50%, इसमें 75, दोनों में मिला के दूध 55.56 था। मैंने डिफरेंस देखा 19.44, 5.5 आया। दोनों को रेशियो करेंगे, इसको चाहे 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 से काट के फाइनल तक जाओगे तो 7/2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज। मैंने इसको बहुत बार बताया है आपको। तरीका क्या है, आप 13/18, 18 में 13 का भाग करके देख लो, 9 में 11 का भाग करके देख लो, अथवा 18 का, 11 का, 13 का, 8 का एलसीएम लेके भी इसको कर लो। दोनों तरीके बतला दिया हूँ, आप लोग करके देख लीजिएगा। मैं जानता हूँ बड़े समझदार हो, करोगे तो 13/18 करोगे तो इतना आएगा, 9 में 11 का भाग करोगे इतना आएगा, 13 में 11 का भाग करोगे इतना आएगा, 8 7 में 8 के भाग करोगे इतना आएगा। राइट आंसर DCBA बन जाएगा। जिसको नहीं आता है प्रीवियस वीडियोस देख लेगा, नहीं तो कुछ करना थोड़ी ना है, सिंपल सबसे ज्यादा तरीका तो यही अच्छा है। 18 लिखो, यहाँ पे 13 लिखो, भाग करो, भाग नहीं जाएगा, 11 लिखो, यहाँ पे 9 लिखो, भाग करो। ठीक है, करके देख लेना, जो यही वैल्यू सब आएंगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कह रहा है 2:40 PM हो रहे, घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य 130 डिग्री का कोण बनेगा। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चेक करो भाई। 2:40 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण कितना बनेगा, 130 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको इसको देखना है। इसके लिए एक उसी तरीके दूसरे भी होते हैं, लेकिन एक इसके लिए छोटा सा फार्मूला भी होता है, याद कर लीजिएगा। 30H - 5.5 AM। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर घंटे और मिनट को कोण में बदलना है तो आराम से इससे काम हो जाता है। देखो 30H का मतलब है कि घंटे वाला भाग मिनट वाला भाग ये है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि 30 का गुणा 2 में करोगे और माइनस करोगे, और 5.5 है ना, 5.5 का गुणा किस में करोगे, 40 में करो, 40 पंचे 200 और 0.5 देगा तो 20 बढ़ जाएगा, इसका आधा बढ़ जाएगा ना। तो इस दिन सारे डिफरेंस देखना है भाई, देखो माइनस मत करने लगना। तो ये 220 है, दोनों का डिफरेंस देखो, 160 आ रहा है, 160 आ रहा है, तो ये 130 डिग्री के बराबर, 160 डिग्री बन रहा है, तो 130 डिग्री के बराबर नहीं है, अर्थात पहला वाला तो गलत है। जब पहला गलत है, देखो ये वाला विकल्प गलत हो गया। सही कथन चूज करना है, पहला गलत है तो इसमें भी ए है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो केवल थर्ड वाला विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। कई टाइम अब देखो x की पावर 1331 है, तो x की वैल्यू 11 आएगी, एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, 11 का क्यूब होता है 1331। अब कह रहा है कि 100/1000 का 1/8वां का पावर 1/3, मतलब कि 1000 का पहले 1/8 निकालोगे तो 8 1 के 8 होगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 25 40 होगा, 125 की पावर 1/3 है, तो इसका मतलब जानते हो क्या है, 125 अंदर होगा, 3 यहाँ पे होगा। जब इसकी वैल्यू निकली 125 का अंडर रूट 125 लिखा है, जिसका मतलब ये 5 का क्यूब है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, तो मतलब BCD करेक्ट है भाई, इसको तो आप लोग करके देख लेना। नेक्स्ट ऑन है, आपको मैच कराना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। कह रहा है 1 मिनट 12 सेकंड की अवधि को 1/2 घंटे का कितना प्रतिशत है, मतलब 1/2 घंटे का मतलब 60 मिनट है। ठीक है, अब 1 मिनट 12 सेकंड की अवधि को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लो। अब उससे सरल ये भी है, 30 सेब में से 30% सेब खराब है, तो अच्छे सेबों की संख्या कितनी है, मतलब कि 100 की वैल्यू 30 है। अगर कह रहा है 30% खराब है तो 70 की वैल्यू निकाल लो, 10 7 70 होता है, 10 दाम में 100 होता है, 10 3 30 होता है, मतलब कि 7 3 21, 21 सही होंगे। तो इसका तो थर्ड आएगा, बी का थर्ड आएगा। तो जरा इधर आओ, अच्छा एक का ही खत्म हुआ। कह रहा है किसी देश की जनसंख्या 25 मिलियन से बढ़ के 30 मिलियन हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत बताओ, कितना मिलियन बढ़ा है, 5 मिलियन बढ़ा है। तो 5 गुणे 100 करो, कहाँ से बढ़ा है, 25 से बढ़ा है, तो नीचे ले आओ 25, 5 बचे 25 होता है, 5 का 20 टाइम, मतलब 20% की वृद्धि हुई है। तो सी का चौथा जाएगा। अब देखो सी का चौथा किसमें दिया है, इसमें नहीं है, इसको खत्म करो, इसमें नहीं है, सेकंड वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे फटाफट लगता है सवाल। 25 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉगी स्टेटमेंट। इनोलॉगी मतलब सादृश्यता, कल से ये सवाल हम पढ़ा रहे हैं, परसों से। सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब है कि हम देखते हैं, सिमिलरिटीज देखते हैं कि भाई लगभग दोनों में कितना मिलता जुलता चीज है। जैसे कल एग्जांपल दिया था गाय और भैंस, किसी बच्चे को दिखाओगे, बोलोगे क्या सिमिलर है, अगर ये भी काली है, अगर ये भी काली है, तो बच्चा कहेगा देखो दोनों ब्लैक हैं, दोनों के 4 पैर हैं, दोनों को सींगे हैं, दोनों के मुंह हैं, तो सिमिलरिटीज देखेंगे बस। और कार को देखोगे तो कहोगे भाई देखो ये तो मान लीजिए ये भी इसमें शीशा लगा है, इसमें नहीं लगा है, ये तो अंतर हो गया ना। बाकी कहोगे इसमें 4 चक्का है, इसमें 4 चक्का है, तो ये भी ज्यादा सवारी के लिए है, ये भी ये माल ढोने के लिए है। तो सिमिलरिटीज आप देखोगे, ठीक है, तो एनालॉगीज में आप सिमिलरिटी देखोगे। तो कह रहे हैं गॉड इज ग्रेट, यहाँ पे कोई सिमिलरिटी देखी नहीं जा रही है। कह रहा है मैन इज लाइक गॉड, मैन
भगवान की तरह है या मैन ईश्वर की तरह है, तो यहाँ पे समानता की बात की, यहाँ पे सादृश्यता की बात की जा रही है। तो यही है, गांधी जी राष्ट्रपिता एकदम पूरा फैक्ट है, मनुष्य नश्वर है, मॉर्टल है, ये भी पूरा फैक्ट है। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज तो यहाँ देखी जा रही है, तो ये आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्स। कन्वर्स मैंने आपको पढ़ाया है, कन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कंट्रापोजिशन लॉजिकल इक्विवेलेंट में बहुत बार पढ़ाया है, और हर सेट में लगभग यहाँ से सवाल लॉजिकल इक्विवेलेंट से आ ही जाता है। तो लिखा है सम आर एफ। कन्वर्स में केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इंटरचेंज होता है, सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट आ जाएगा, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट चला जाएगा। जरा देखो, सम आर सम आर एफ, ठीक है, तो सम एफ और आर आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 वाला विकल्प। देखो ये स्क्रीनशॉट के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने वहां पे आपको लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो में पढ़ाया। तो सब्जेक्ट का इंटरचेंज प्रेडिकेट के साथ होता है, जैसे नो डॉग्स और ब्लैक है तो नो ब्लैक और डॉग बन जाएगा, ठीक है। तो जो कन्वर्ट्स होता है, कन्वर्ट्स हम आल का और आपका सम नॉट का नहीं बना सकते हैं। कन्वर्ट्स जो बनता है वो केवल ई और आई का बनता है, मतलब कि ई और आई का मतलब केवल नो वाली स्टेटमेंट का और सम वाली स्टेटमेंट का आपका कन्वर्स बनता है। बाकी और तीनों चीजें ऑब्वर्स में चलोगे तो ऑब्वर्स में सभी प्रकार की स्टेटमेंट का ऑब्वर्स बन सकता है। बाकी कंट्रापोजिशन पे चलोगे तो कंट्रापोजिशन में इसका उल्टा होता है, मतलब ई एंड आई का तो कंट्रापोजिशन नहीं बनेगा, और आल का और ओ का बनेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी जो ई वाली होती है, यहाँ पे लिमिटेशन है, मतलब बन सकता है लेकिन लिमिटेशन के साथ में। लेकिन अपने लेवल पे जो हम लोग नेट का एग्जाम देते हैं उस लेवल में कभी इस तरह का सवाल बाय लिमिटेशन वाला नहीं पूछा। बाकी इसमें भी देखोगे तो थोड़ा सा रहता है। कन्वर्स में देखोगे तो देखो यहाँ पे आल का तो आल का कन्वर्स हो सकता है लेकिन लिमिटेशन के साथ होता है, लेकिन लिमिटेशन वाले सवाल देखने को नहीं मिलते, इसलिए जनरली लोग या हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं बनेगा और नहीं बनेगा, ठीक है। लिखा जरूर है लेकिन वहां पे इन कंस्ट्रक्टिंग अ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर। कैटेगोरिकल सिलोगिज्म अगर आप हमारी टॉप 50 की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है पेपर 1 के लिए, हालांकि इस प्लेलिस्ट को मैं पूरा 50 तक ले नहीं जा पाया था, उसमें आप जाके देखेंगे तो एक वीडियो है, जिसका नाम ही शायद होगा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन करके होगा, ठीक है। तो या प्रोपोजिशन एंड इट्स टाइप करके होगा, उसको देखेगा। उसमें मैंने इस कैटेगोरिकल सिलोगिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वहां से, और बहुत शार्ट में किया है, बहुत ग्राफिकल किया है। तो कह रहा है कैटेगोरिकल सिलोगिज्म आपको अरेंज करना है, तो माइनर प्रीमाइस है, मेजर है, कंक्लूजन है और मूड एंड फिगर है। तो पहला काम तो भाई मेजर मिलना चाहिए, फिर माइनर मिलना चाहिए, फिर मेजर और माइनर मिल गया तो मूड एंड फिगर देख सकते हैं, फिर कंक्लूजन तक आ जाएंगे। तो BADC इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए मूड एंड फिगर हम ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ से। पहले तो हमारा काम है भाई मिडिल टर्म फाइंड आउट करो, हालांकि फिगर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मिडिल टर्म पहले फाइंड आउट करो। मिडिल टर्म फाइंड आउट कर रहे हो तो मिडिल टर्म अगर फिगर 1 में देखेंगे तो सब्जेक्ट की जो मिडिल टर्म होता है सब्जेक्ट की जगह होता है, और जो प्रीमाइस 1 में और प्रीमाइस 2 में देखेंगे जो आपका मिडिल टर्म होता है वो प्रेडिकेट की तरफ होता है। फिगर 2 में जाओगे तो मिडिल टर्म दोनों प्रेडिकेट की तरफ होता है। फिगर 3 में जाओगे जो मिडिल टर्म होता है दोनों सब्जेक्ट की तरह होता है। मतलब ऐसे प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 2 है, फिर कंक्लूजन होता है, जैसे लिखा गया कि ऑल एम और एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम है और यहाँ पे एस है। दूसरी जगह हमने लिखा कि ऑल पी और एम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ऑल पी और एम, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये फिगर 1 बनाएगा। फिगर 1 कैसे बनाएगा कि भाई हमने प्रीमाइस 1 को देखा तो प्रीमाइस 1 में देखिए जो कॉमन वैल्यू होती है प्रीमाइस 1 और 2 में वही हमारी मिडिल टर्म होती है। अब देखो यहाँ सब बताना बहुत भारी पड़ेगा, मिडिल टर्म होती है, ठीक है। तो जो कॉमन है वही आपका मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म को देखा हमने, ये प्रीमाइस 1 में आपका किस में है, अब प्रीमाइस 1 में आपका सब्जेक्ट की तरफ है और प्रीमाइस 2 में देखेंगे तो प्रेडिकेट की तरफ है, तो यहाँ पे फिगर 1 बनेगा। इसी प्रकार फिगर 2 फिगर 3 अगर मिडिल टर्म पहले प्रेडिकेट, दोनों प्रेडिकेट की तरफ है दोनों प्रीमाइस में तो फिगर 2 बन जाएगा। दोनों प्रीमाइस में अगर सब्जेक्ट की तरफ है तो फिगर 3 बन जाएगा। और फिगर 4 कब बनेगा, जब सब्जेक्ट में जो आपका मिडिल टर्म होता है वो प्रेडिकेट की तरफ होगा और दूसरा उसका अपोजिट फिगर 1 का अपोजिट हो जाएगा, तो फिगर 4 बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये देखो कैटेगोरिकल प्रोविजन 4 टाइप के हमने बताए थे आपको, ऑल, नो, सम और सम नॉट। देखो ये सब एग्जांपल दिया था मैंने, पार्ट्स भी बताए थे इसके, किसके, प्रोपोजिशन के, क्वांटिफायर अथवा क्वांटिटी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कॉपुला को, ठीक है। तो कॉपुला से संबंधित अभी सवाल जल्द में आया, जैसे ऑल डॉग्स आर ब्लैक को देखेंगे, जो ऑल है आपका ये क्वांटिफायर है अथवा इसको हम क्वांटिटी भी बोलते हैं, जो कि हमको नंबर बताता है। डॉग्स आपका सब्जेक्ट है, ब्लैक आपका प्रेडिकेट है, आर, इज, एम, ये सब क्या होता है, ये सब क्वालिटी अथवा इसको हम कॉपुला बोलते हैं। तो जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जोड़ता है उसको हम कॉपुला बोलते हैं। इसके पहले भी ये सवाल आया है, और जो कॉपुला होता है वो हमारे स्टेटमेंट के या हमारे प्रीमाइस की पॉजिटिविटी अथवा निगेटिविटी को बताता है।
अगर नॉर्मल आर लिखा है तो पॉजिटिव है, आर नॉट लिखा होता तो नेगेटिव हो जाता। ठीक है, बाकी पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन पे जाओगे, जो क्वांटिटी होती है दो प्रकार की, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। जो 100% है ऑल एंड नो होती है, बाकी जो पर्टिकुलर है लेस देन 100% होती है, सम नॉट और सम होती है। ठीक है, क्वालिटी आप देखेंगे तो क्वालिटी आपकी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। ऑल और सम वाला पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नो एंड सम नॉट आ जाता है। तो एक वैलिड आर्गुमेंट के अंदर देखेंगे मुख्य रूप से 3 टर्म होती है जो कि 2 बार रिपीट होती है, जैसे प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और एक कंक्लूजन। तो हमने बोला ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल ए आर सी। तो पहली बात तो 2 बार रिपीट होनी चाहिए, तो ए देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, बी 2 बार रिपीट हो रहा है और सी 2 बार रिपीट हो रहा है। दूसरा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है, ये आपका कॉपुला है। ठीक है, ये आपका कॉपुला है। अब मिडिल टर्म इसमें से कौन सा है? मिडिल टर्म देखो बी है, ए बी है। ठीक है, तो ये इसमें सब्जेक्ट की तरफ है, इसमें प्रेडिकेट की तरफ। कहोगे कौन सा फिगर बन रहा है, तो हम कहेंगे सर फिगर 4 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रीमाइस 2 में आपका सब्जेक्ट की तरफ है और प्रीमाइस 1 में आपका प्रेडिकेट की तरफ मिडिल टर्म है। अगर यही चीज बी यहाँ पे होता और यहाँ पे होता, बी यहाँ पे होता, तो हम कहते कौन सा फिगर है, तो हम कहते फिगर 1 है। तो मैंने सब पढ़ाया है, आपको बस पढ़ने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, तो ऑल डॉग्स आर क्वांटिटी। इसको अच्छा, इसको जाने दो। बाकी देखो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, नेचर, नेचर ऑफ क्वालिटी और मूड। ये पहला अक्षर देख लो, नो, सम। और आल का मतलब आल ए होता है, ई का नो का मतलब ई होता है, सम का मतलब आई होता है, सम नॉट का मतलब ओ में होता है। तो ये ए ई आई ओ जो क्या है, अगर जिस टाइप की स्टेटमेंट आल टाइप की है, नो टाइप की है, सम टाइप की है, सम नॉट टाइप की है, तो यही इसका मूड होता है। बाकी फिगर को हमने बताई दी, अगर आप चाहेंगे तो निकाल लेंगे। टाइप ऑफ टर्म को देखेंगे तो 3 प्रकार की टर्म मुख्य रूप से होती है, मेजर टर्म, मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म। ठीक है, अब देखो ये प्रीमाइस हमने ली, प्रीमाइस 1 ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, सेकंड है ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन। तो हमने बोला कि जो प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 में कॉमन होती है वो आपकी होती है मिडिल टर्म। देखो यहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ पे ह्यूमन है, तो ये हो गई आपकी मिडिल टर्म। ठीक है, अब मिडिल टर्म हो गई तो देखो अब बाकी कंक्लूजन था, देयरफॉर ऑल ग्रीक्स आर मोर्टल। तो जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है वो हमेशा मेजर टर्म होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो आपका माइनर टर्म होता है। जो जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म आता है वो मेजर प्रीमाइस होती है, जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म आता है वो माइनर प्रीमाइस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमने पढ़ाया है, इससे संबंधित सवाल भी आता है। और डिटेल में पढ़ना है तो टॉप 50 वाली टॉपिक वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, There are 4 argument A, B, C, D in the context of the statement given below. You have to decide which of the argument or strong. कौन सा strong है आपको देखना है। कह रहा है कि should India go in for e-governance in the all possible sectors. कह रहा है क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्र में e-governance को स्वीकार करना चाहिए, ये कथन है। तो पहले विकल्प में दिए गए हाँ, क्योंकि इससे परिशुद्धता और निपुणता आएगी। एक बिल्कुल करेक्ट बात है। नहीं भाई, क्यों नहीं अपनाएंगे? हाँ, जब विकासशील देश दूसरे का कंपेरिजन कर रहा है, इसको छोड़ो। नहीं, यह अत्यधिक मानव संसाधनों जिनका वर्तमान में उपयोग किया गया है के साथ अन्याय होगा, ये भी गलत है। ये फर्स्ट वाला ही इसका राइट आंसर, वल्ली फन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, शेषावत है, पूर्वावत है, प्रतिजना है और सामान्योदृष्टा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ अनुमान है, ये अनुमान के प्रकार है। टाइप्स ऑफ अनुमान है, अनुमान 4 प्रकार के होते हैं। पूर्वावत है, शेषावत है, सामान्योदृष्टा और प्रतिजना है। पूर्वावत का मतलब अगर हम पास्ट के आधार पर ऑब्जर्व करके किसी रीजनिंग तक जाते हैं, तो रीजनिंग बेस्ड ऑन अपॉन रीसेम्बलेंस टू व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व इन द पास्ट। पास्ट के आधार पर अगर हम तर्क करते हैं तो ये सेकंड है। जैसे आप नेट 2 बार फेल हुई, आपका जेआरएफ 2 बार नहीं हो, तो हम पास्ट के आधार पे बोल रहे हैं देखो बच्चे जैसे काम तुम पहले कर रहे थे वैसे अब भी कर रहे हो, जेआरएफ तुम्हारा अब भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो पास्ट के आधार पे हम तर्क लगा रहे हैं। ठीक है, और शेषावत क्या है? रीजनिंग बाय द मेथड ऑफ द इलिमिनेशन। अगर इल्यूमिनेशन के आधार पे हम रीजनिंग लगा रहे हैं तो वो शेषावत है। तो बी का फर्स्ट है, देखो ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये सारे विकल्प हटा ही दो, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखोगे रीजनिंग विद द सपोर्ट ऑफ द व्हाट इज फाउंड इन द स्पेयर ऑफ सेंसस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि आप अपने इंद्रियों से अनुभव करके जिस तर्क को निकाल रहे हैं वो सामान्योदृष्टा है। और रीजनिंग बाय कीपिंग डिस्कशन विद इन द लिमिट्स ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू द पॉइंट ऑफ अंडर डिस्कशन, तो ये प्रतिजना है आपका। ठीक है, प्रतिजना है। बाकी अनुमान के 4 प्रकार हैं। पूर्वावत है, भूतकाल के आधार पे, पास्ट के आधार पे, पास्ट पैटर्न के आधार पे आप अनुमान, जैसे बादल देखकर वर्षा का अनुमान लगा रहे हो तो पास्ट के आधार पे। शेषावत का मतलब क्या है कि जो चीजें बची हुई हैं उसके आधार पे, मतलब इलिमिनेशन के आधार पे, इलिमिनेशन मेथड आप अपना रहे हो तो वो आपका शेषावत है। सामान्योदृष्टा का मतलब प्रत्यक्ष चीजों से जो देखकर आप तर्क लगा, जैसे सूर्य की गति का सामान्य परीक्षण कर रहे हो, मतलब प्रत्यक्ष चीजों अपने इंद्रिय से जिसको आप देख पा रहे हो, ऑब्जर्व करके आप कोई तर्क दे रहे हो। या प्रतिजना है। ठीक है, प्रतिजनक मतलब जो बात आप क्या कर रहे हो, सिद्ध करना चाहते हो, या सिद्ध जिस बात को करनी है आपको,
ठीक है। तो ये आपका प्रतिजना होगा। तो ये 4 प्रकार के अनुमान होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे, थर्ड वाला विकल्प राइट आंसर, ठीक है। The teaching which involves the teacher posing questions to students as they attempt a task is known as, मतलब कि विद्यार्थी द्वारा किसी कार्य को करने के क्रम में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछ कर किया जाने वाला अध्यापन क्या कहलाता है। एक तरफ से क्या कर रहा है, मतलब शिक्षक क्या कर रहा है, बीच बीच में उसको सपोर्ट दे रहा है, पूछ पूछ कर काम किया जा रहा है, सपोर्ट दे रहा है। तो देखो सपोर्ट देने की बात यहीं पर आती है, इसके फोल्डिंग में। ये आपके वाइगोस्की का ये सिद्धांत है, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो कोऑपरेटिव टीचिंग नहीं है, पीयर भी नहीं है, डायरेक्ट टीचिंग भी नहीं है, ये है इसके फोल्डिंग। हम धीरे धीरे करके यहाँ से सपोर्ट घटाते भी रहते हैं, जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है अपना सपोर्ट हटाते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑन है, इज द राइट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ब्रांचिंग है, लीनियर है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है और सेल्फ इंस्ट्रक्शन है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ, देखिए मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल होते हैं। अब तीनों लेवल देखेंगे, जो मेमोरी लेवल होते हैं वहां पे लीनियर स्टेप चलते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होता है वहां पे ब्रांचिंग स्टेप चलता है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो बच्चा यहाँ पे छोटा होता है तो इसको क्रम से क ख ग ए बी सी सब बताया जाता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है, अब चीजें बताई जाती है, तो ये भी बताया जाता है कि भाई ये क्यों ऐसा है या क्यों नहीं ऐसा है। ब्रांचिंग हो गई। रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चों को सीधे प्रॉब्लम दी जाती है, कहा जाता है बेटा सॉल्व कर इसको, ठीक है। नेक्स्ट ऑन मेमोरी लेवल लीनियर प्रोग्रामिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ब्रांचिंग है और रिफ्लेक्टिव लेवल प्रॉब्लम सीधे दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट था ये क्राउडर के मॉडल से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस ऑफ द अंडर ऑकरेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो टीचिंग शिक्षण प्रक्रिया को आपको इनिशियल टू फाइनल करना है। असेसमेंट तो आप लास्ट में करोगे, तो ये तो लास्ट में आएगा। ये देखो भगवान कसम ऐसे ही सवाल आने चाहिए। तो बी सी डी ए इसका राइट आंसर है। असेसमेंट तो लास्ट में ही होगा ना, फिर इंस्ट्रक्शनल गोल है, इंटरिंग बिहेवियर है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है। पहले तो क्या पढ़ाना है आप इसको ध्यान में रखोगे, फिर उसका प्रोसीजर इंटरिंग बिहेवियर देख लोगे, फिर जाके आप प्रोसीजर देख लोगे, फिर जाके आप असेसमेंट कर लोगे इसका, ठीक है। तो बी सी डी ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। इंस्ट्रक्शनल गोल में पहले डिफाइन करोगे भाई क्या अचीव करना है, फिर प्रायर नॉलेज चेंज कर लोगे इंटरिंग बिहेवियर में, फिर टीचिंग स्ट्रेटजी आप इंप्लीमेंट करोगे, फिर लास्ट में आउटकम को चेक कर लोगे। तो सिलेक्ट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। रोल ऑफ टीचर पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियलिज्म में, बिल्कुल सही बात है। आदर्शवाद में टीचर को सर्वे सर्वा माना गया। रोल ऑफ द टीचर पर्सनालिटी ऑफ लिमिटेड इंपॉर्टेंस इन प्रैग्मेटिज्म, ये भी बात सही है। यहाँ पे टीचर की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया गया। कम क्या कर दिया, बोला गया टीचर केवल फैसिलिटेटर के रूप में होगा, सुविधा प्रदाता के रूप में होगा। बच्चा जो होगा वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, लेकिन टीचर रहेगा, ठीक है। टीचर रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो ए भी तो सही है। टीचर रोल ऑफ द टीचर पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैग्मेटिज्म। अच्छा इसी का तो उल्टा बोल रहा है, इधर कह रहा है कि लिमिटेड होता है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा है, तो ये तो गलत है। रोल ऑफ टीचर इज पर्सनालिटी इज नॉट अ लिमिटेड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरलिज्म, ये भी बात गलत है। नेचुरलिज्म में बोला गया कि बच्चे को आप खुला छोड़ दो, टीचर फीचर की आवश्यकता नहीं है, वो लड़ेगा भिड़ेगा सीखेगा तो सीख जाएगा उससे। मतलब कहा गया कि बच्चे को भाई पेड़ पे चढ़ा दो, बच्चे को अगर तैराना है तो नदी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो तो बच्चा डूब जाएगा। ये सही है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर रहेगा। प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट है बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, लेकिन टीचर गाइड करेगा उसको, ठीक है। अब टीचर सर्वे सर्वा होगा तो वहां पे ऑटोक्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन प्रैग्मेटिज्म ठीक है, यहाँ पे फैसिलिटेटर के रूप में रहेगा और बच्चा कार्य करेगा। तो ए बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया है। अब ये मैंने प्लेलिस्ट में जो उत्कर्ष बैच की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने पढ़ाया है इसको, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, एन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, मूक है, पीएसपीपी है, यूट्यूब है, एनईपी 2020 है। 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ लर्निंग किसमें है भाई, मूक में है, तो फर्स्ट तो ये हो गया। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसमें चलता है, एनईपी 2020 को आप ले लो। एकेडमिक बैंक ऑफ एनईपी 2020 एबीसी, उसके एबीसी में ही तो है ना, और सॉरी एनईपी 2020 के बाद ही तो एबीसी आया 2021 में, तो ये तो हो गया 4। एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये पीएसपीपी है। पीएसपीपी हो सकता है इसका नाम ना सुने हो, एसपीएसएस का नाम सुने होंगे, लेकिन एसपीएसएस आपका पेड वर्जन होता है,
ठीक है। तो इसी का ओपन सोर्स आपका कौन सा है, ओपन सोर्स पीएसपीपी है, ये फ्री है, आप डाउनलोड करके डेटा को एनालाइज कर सकते हो यहाँ से। अब तो शायद सबको बता दिया है, मैच करा लीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड वाला है। तो जो आपका पीएसपीपी है वो क्या है, ओपन सोर्स है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, ये अल्टरनेटिव होता है जो आईबीएम का एसपीएसएस है उसके। ठीक है। The a standard address format that constitutes a reference to an internet resource। तो इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए कुल मिला के रेफरेंस के रूप में हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, url.com, जैसे jrfzone.com, ठीक है, या www.google.com, www.facebook.com, ये सब क्या है, ये सब URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, EFTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21 पोर्ट पे, ISP आपका हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और HTTP आपका 80 पोर्ट पे एंड 243 वाले पोर्ट पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये 80 वाले चलता है, HTTPS ये सिक्योर का मतलब सिक्योर होता है, ये आपका 243 वाले चलता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑन, आगे ध्यान में रखिएगा, वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, थर्ड वाला फोर्थ वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ये एक प्रकार की जान लो टेक्नोलॉजी होती है जो कि हमें सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शन उपलब्ध कराती है। जैसे भारत में रहकर अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो, बीच में वीपीएन यूज कर रहे हो, तो कोई तुमको ट्रैक नहीं कर पाएगा तुम भारत में हो या भारत के कौन से लोकेशन पे हो। पता लगा तुम भारत में हो, दिखाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तुम भारत में हो, पता लगा दिखाएगा युगांडा में। तो वीपीएन क्या करता है, आपको इंटरनेट का जो वेब है उससे आपको बीच में क्या करता है, एक यहाँ बीच में, अब ये वेब है और तुम यहाँ बैठे हो अपना कंप्यूटर लेके, तो बीच में आएगा वीपीएन, यहाँ से अब तुम एक्सेस कर रहे हो तो पहले वो एक्सेस का जो रिक्वेस्ट है वीपीएन के पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन, जब यहाँ से तुम करोगे इसके पास जाएगा, जब ये वीपीएन यहाँ पर भेजेगा रिक्वेस्ट को, तो बीच में जो भी तुम्हारी आईपी होगी 192.68.68 जो भी होगी, उसको ये अपने पास आने के बाद यहाँ से बदल देगा, यहाँ से बदल देगा, तो तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन तुमको पता नहीं चल पाएगी, तो किसी को नहीं पता चल पाएगी, तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है। बीच में ये आपको सेफली एक्सेस नेटवर्क, रिमोटली एक्सेस, इस सब अनऑथराइज्ड एक्सेस सब बताता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब फिजिकल प्रेजेंट नहीं होता है, वर्क्स थ्रू सॉफ्टवेयर के होता है, सिक्योर एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है, कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेज के बीच में हुआ करता है। तो जेपीईजी रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, कल बहुत भूला था रॉन्ग के नाम पे, तो ध्यान रखना है। जेपीईजी स्टैंड फॉर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज, जनरल नहीं होता है, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक होता है। ठीक है। तो ये तो पहला ही गलत है, मतलब ये उत्तर के रूप में शामिल होगा, ध्यान रखना। EFTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सही है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ये जनरल लिखा है, ये भी उत्तर के रूप में शामिल होगा। और फैट फाइल एलोकेशन टेबल ये सही है। फैट के अलावा एक फाइल और होता है फॉर्मेट करने के लिए, फैट से करते हैं और नेफ्ट से करते हैं, NEFT, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS। ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जब आप फॉर्मेट करोगे सिस्टम, दो मेमोरी या हार्ड डिस्क फॉर्मेट करोगे, दो विकल्प मिलते हैं, NTFS और फैट। फैट मतलब फाइल लोकेशन टेबल होता है, और NTFS का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, आप किसमें फॉर्मेट करना चाहते हो ये पूछा जाता है। तो ये हो गया, तो बाकी दो ठो गलत है, A एंड C आपका रॉन्ग है, तो राइट आंसर A एंड C। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बीटीज या यूनिट ऑफ स्टोरेज करेक्ट है। सबसे छोटी स्टोरेज इकाई कौन होती है, बीट होती है। माइक्रोन द यूनिट ऑफ द वेट, माइक्रोन यूनिट ऑफ वेट कहाँ होता है जी, गलत बात है। F13 तक होता ही नहीं है कीबोर्ड में, F12 तक ही होता है, इसको हम फंक्शन की बोलते हैं, तो ये भी गलत है, तो आपको रॉन्ग ही पकड़ना है। तो B एंड C तो मिल गया। पिक्सल इज रिलेटेड टू रेजोल्यूशन ऑफ द कैमरा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कितना MB का कैमरा, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है बताओ तुम्हारे मोबाइल का, तो ये तो करेक्ट है, बी एंड सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बी एस सी गलत है और यही राइट आंसर। 40 है, आइटम है, कैटेगरी है याहू, फायरफॉक्स, सॉलिटेयर और क्विलबोट। क्विलबोट को ध्यान में रखना, क्विलबोट आपका क्या है, एक एआई बेस्ड पैराफ्रेजिंग टूल है। जैसे मान लो कि कोई पैराग्राफ है, अब तुम पैराफ्रेजिंग सबसे ज्यादा रिसर्च वाले यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरे का पैराग्राफ है, उठा के वो ले जाएंगे पैराफ्रेज करके, उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो गलत बात है, लेकिन क्विलबोट क्या है, एक पैराफ्रेजिंग टूल है, एआई बेस्ड। फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउजर है। याहू आपका सर्च इंजन है। सॉलिटेयर आपका क्या है, ये आपका गेम है, ठीक है, एक गेम है। तो ध्यान में रखना, इस हिसाब से मैच कराओगे तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो सेकंड वाला बन जाएगा। पॉपुलर वेब ब्राउजर की मैंने लिस्ट डाल दी है, ध्यान रखना, इतने में से ही काम हो जाएगा। गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, एज है, सफारी है, ओपेरा है, ब्रेव है। बाकी सर्च इंजन पॉपुलर देखोगे तो गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो, बाइडू एंड यांडेक्स। एआई बेस्ड पैराफ्रेजिंग टूल को देखोगे तो क्विलबोट है, पैरा
फ्रेजर डॉट आईओ है, ग्रामरली है, वर्डट्यून है, स्पीड बॉट है और स्क्रीवर है। तो ये सब एआई बेस्ड पैराफ्रेजिंग टूल है। ये सब चीजें बताए हैं, याद रखेंगे तो सवाल आपके आसान बनेंगे। व्हाट इज द यूट्रोफिकेशन, बहुत बार बताया है, तालाब है, तालाब में यूट्रोफिकेशन कब होता है, जब एल्गी की बहुत मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे ऑर्गेनिक मैटर्स बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश है पानी तक पहुंच नहीं पाएगा, नीचे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जीव जंतु मर जाते हैं। टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर नहीं, इनहेंस्ड प्लांट ग्रोथ बढ़ जाती है, सब्सिक्वेंट ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ द वाटर। तो पानी में ऑक्सीजन का अपचय या कम हो जाता है, तो जिससे जो नीचे जीव जंतु रहते हैं वो सब क्या मरने लगते हैं। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ाए हैं। तो कैसे होता है भाई, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इंटर वाटर, जैसे तालाब है, तालाब बारिश खूब तगड़ा हुई तो अगल बगल के किनारे के जो खेत वगैरह हैं उसमें भाई फर्टिलाइजर यूज होता है, खाद, डाई, डीएपी, यूरिया, तो वो सब पानी बह बह के इसमें आया, तो अचानक क्या हुआ, एल्गी को खूब सारी खाद मिली, तो पूरे तालाब में एल्गी की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ गई। अक्सर बरसात में देखोगे तालाब में एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो चारों तरफ खेतों से पानी बह के खलार की तरफ जाता है, खेत की तरफ, तालाब की तरफ जाता है, तो खाद वगैरह भी बह के चला जाता है। जैसे खाद वगैरह तालाब में जाती है तो एल्गी को मिलती है, खाद ही जम गमा के बढ़ने लगती है। जब बढ़ती है तो नीचे इतना कवर कर लेती है कि पानी कहीं दिखता ही नहीं है, तो नीचे जब धूप नहीं जाती है तो ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, कमी होती है तो जाते हैं मर। ठीक है, among these what which is the outmost layer of the atmosphere, एटमॉस्फेरिक लेयर की बात की गई, कौन सी आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट तो एक्सोफियर है, एक्सोफियर जिसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं, और उसके एक्सोस्फियर है नहीं, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है। क्या है, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर का मतलब है, नहीं सॉरी माफ करना, ये तो क्षोभ मंडल है, ये थर्मोस्फियर है। ठीक है, थर्मोस्फियर के बाद ही होती है आपकी एक्सोस्फियर। ठीक है, तापमंडल मतलब ये बहिर्मंडल जाता है। फिर ये देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्टेटोस्फियर समताप मंडल, मीसोस्फियर मध्य मंडल, थर्मोस्फियर तापमंडल, और सबसे लास्ट वाली होती है एक्सोस्फियर जिसको हम आयन मंडल बोलते हैं या बहिर्मंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे आयंस मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि था नहीं, तो थर्मोस्फियर सबसे लास्ट था, तो थर्मोस्फियर आपका राइट आंसर है। स्ट्रेटोस्फियर भी पूछा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर किस लिए पूछा जाता है, यहीं पे आके आपके वो क्या हो जाते हैं, यहीं पे आपके स्ट्रेटोस्फियर में ये जेट विमान जो होते हैं स्ट्रेटोस्फियर के निचले वाले भागों में क्या करते हैं, उड़ा करते हैं। इसी स्ट्रेटोस्फियर पे एक ओजोन लेयर होती है जिसको हम ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। तो जो सूर्य की किरणें आती हैं पराबैंगनी वाली, इसी ओजोन मंडल या ओजोन गैस की जो लेयर होती है इसको अवशोषित कर लेती है। तो इस सबसे सवाल हमेशा आए हैं, ध्यान में रखना। जो उल्काज पिंड्स होते हैं आपके यहीं से बनते हैं, वेदर्स जो होते हैं आपके क्षोभ मंडल में ही बनते हैं। ठीक है, इसीलिए जो बादल के ऊपर वायुयान जेट्स विमान जो होते हैं वो उड़ा करते हैं। बाकी जो आपके स्पेस स्टेशन है आपके स्फीयर में आता, आयन मंडल में होता है। यहाँ पे आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव धनायन पाए जाते हैं जिससे आपस में टकराते हैं, तो यहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। जो एनर्जी जनरेट होती है इसी वजह से यहाँ पे जो अंतरिक्ष यान होते हैं स्पेस स्टेशन यहाँ पे बनते हैं जिससे प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, अरेंज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू दियर गोल्स। तो 2000 में इसको अपनाया गया था। एमडीजी गोल्स कुल 8 गोल हैं, इनको ध्यान में रखना है। रिड्यूस चाइल्ड है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड आपका क्या है, एम्पायर है, एम्पावर मैटरनल हेल्थ है, और अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है। तो सबसे पहले तो ई आएगा, फिर ई के बाद आपका आना चाहिए कौन सा, सी आना चाहिए आपका प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। देखो प्रॉपर्टी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, फिर इक्वलिटी आएगा, फिर मोर्टेलिटी आएगा, मैटरनल हेल्थ आ जाएगा, फिर इन्वायरमेंटल आएगा। ठीक है, ये आठों के याद हो, इसी क्रम में याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। या तो इसको याद कर लीजिए, प्लीज ईट इनफ, चिल्ड्रन मेक हेल्दी एंड इन्वायरमेंटल पार्टनरशिप। शायद मैं बहुत तेज चल रहा हूँ क्या। मेजर फिलोसॉफिकल अप्रोच टू इन्वायरमेंटल इथिक्स आर। तो ये कह रहा है पर्यावरण नैतिकता के प्रमुख दार्शनिक उपागम कौन से हैं। तो कह रहा है कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, ईगोसेंट्रिज्म है, बायोसेंट्रिज्म है, इको। देखो इको भी नाम आपके इन्वायरमेंट से है, बायो भी इन्वायरमेंट से है, एंथ्रो मतलब कि जो मानव का हस्तक्षेप जहाँ पर्यावरण में होता है जिसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, ईगो तो नहीं है इन्वायरमेंट से जुड़ा। ठीक है, तो इसको हटाई दो बी को, बाकी सब सही है। ए सी ई आपका राइट आंसर, ए सी डी आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, आज का लास्ट सवाल है। सलीम अली है, चार्ल्स डार्विन है, एम एस स्वामीनाथन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। बहुत ही सरल है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं।
सलीम अली, ये आपके ऑर्थिनोलॉजी पक्षी अध्ययन से जुड़े हुए हैं। चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, इन्होंने ही बताया कि भाई जिराफ का जो गला लंबा है इतना कैसे हो गया, ठीक है। और स्वामीनाथन है भाई, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, हरित क्रांति के जनक हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को कौन भूल सकता है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के क्या थे, ये प्रवर्तक थे। इसी प्रकार का एक आंदोलन और चाहिए, बस चिपको नहीं होना चाहिए, ऐसा आंदोलन होना चाहिए जो क्या करे। इस समय कौन सी घटना चल रही है, इस समय कौन सा पार्टी चल रहा है, सीजेपी ना, सीजीपी है, सीजेपी, हाँ सीजेपी। तो नीट तो है, तो क्या नाम है, ये 45 है, तो 45 का इसका कौन सा आंसर बन गया, फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये पेपर कौन सा था, 29 जून 2025 शिफ्ट 1 का पेपर था। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो अब पेपर तो नजदीक है, बहुत ज्यादा समय है नहीं। जो इनिशियल फेज का बच्चा होगा वो क्या करेगा, जो वो करेगा जो आपका दिसंबर 2025 का सेशन का मैंने पूरा पेपर सॉल्व कराया है, कम से कम उसको, और ये जून 2025 वाले सेशन को कम से कम, ये 2 सेशन के पेपर को कम से कम 2 से 3 बार देखकर जरूर जाएगा, ठीक है। ना पिछला देख पाए अलग बात है, दिसंबर 2025 से शुरुआत करो। आप लोग देखना, 25 देखो, जून 2025 देखो, दिसंबर 2024 देखो, जनवरी 2024 देखो, ऐसे पीछे जाओ, ठीक है। इधर से शुरू मत करना, लास्ट से शुरू करना, ठीक है। तो उसके आपको ज्यादा बेनिफिट समझ में आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।